नमस्ते विद्यार्थियों। आधुनिक हिंदी कविता के सोपानों में आज हम हिंदी कविता के तीसरे सोपान पर बातचीत करेंगे, तीसरे युग पर बातचीत करेंगे, तीसरे समय की प्रवृत्ति पर बातचीत करेंगे। इससे पूर्व हमने आधुनिक हिंदी कविता के सोपानों में आपको यह बताया कि सबसे पहला हिंदी कविता का युग है जिसे हम भारतेंदु युग कहते हैं। उसकी प्रवृत्तियों को हमने समझा और उसके पश्चात कल के वीडियो में हमने आपको द्विवेदी युग की प्रवृत्तियों को समझाया था और प्रवृत्तियों और रचनाकारों से आपको परिचित करवाया था। आज हिंदी कविता का तीसरा काल है जिसे हम छायावाद युग कहते हैं, छायावादी काल कहते हैं। यह हिंदी कविता का तीसरा सोपान है। इस तीसरे सोपान को समय के अनुरूप विभाजन करें तो मोटे मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि सन 1916-17 से लेकर 1934-35 तक के युग को छायावादी युग के नाम से हम जानते हैं। यह युग हिंदी कविता में एक अलग प्रकार के भाव प्रवृत्तियों को लेकर जन्म लेता है और इस युग की प्रवृत्तियों में हमें कविता में कुछ नवीन प्रवृत्तियां दिखलाई पड़ती हैं जो इससे पूर्व के युग में नहीं थी और इस युग के पश्चात हिंदी कविता में वे अग्रसर होती हुई दिखलाई पड़ती है। विद्यार्थियों, पहले इस छायावाद युग की पृष्ठभूमि के बारे में आप लोग थोड़ा समझ लीजिए। ऐसा कहा जाता है कि छायावाद काल छायावादी काव्य प्रवृत्तियों के अनुरूप इसका नामकरण हुआ। छायावाद जिसका एक मोटे तौर पर अर्थ जो ग्रहण किया जाता है वह है कि कविता में एक विशेष प्रकार की प्रवृत्ति जिसमें सौंदर्य, प्रेम, मानवतावाद, वैयक्तिकता, निराशा, रहस्यवाद, इन सारी प्रवृत्तियों को छायावाद में देखा गया है, छायावाद में कवियों की कविताओं में अभिव्यक्त हुआ है। वस्तुतः विद्यार्थियों, इस छायावाद को लेकर कई प्रकार के विचार, कई प्रकार के मत, कई प्रकार के विवाद सी स्थितियां दिखलाई पड़ती हैं। मुख्य रूप से यदि पृष्ठभूमि के आधार पर इस काल को समझा जाए तो यह कहा जा सकता है कि यह 2 महायुद्धों के बीच के काल को हिंदी कविता का छायावादी युग कहा जाता है। यह राजनीतिक पृष्ठभूमि पर यह वह समय था जब विश्व युद्ध के पश्चात पूरे देश और विदेश की परिस्थितियों में बदलाव दिखलाई पड़ रहा था और विशेष रूप से भारतीय संदर्भों में इसे देखने का प्रयास करें तो यह वह युग था जब गांधी जी का नेतृत्व राजनीतिक रंगमंच पर दिखलाई पड़ रहा था। गांधी जी की नीतियां सत्य, अहिंसा, प्रेम, ये सब नीतियों के साथ राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहे थे। उन राष्ट्रव्यापी आंदोलनों के साथ ही गांधी जी के साथ ही राजनीति में एक दूसरा दल था जिसे हम गरम दल या उग्र दल कह सकते हैं। उस दल की विचारधारा गांधी जी की नीतियों से थोड़ा सा अलग थी। यद्यपि सभी लोगों का उद्देश्य स्वाधीनता की प्राप्ति थी, सभी लोग स्वाधीन होना चाहते थे, लेकिन कुछ विचारकों को ऐसा लग रहा था कि जो
अंग्रेज़ी साम्राज्य के सम्राट हैं या जो अंग्रेज़ी शासक हैं, वे हमारी इन गांधी जी की नीतियों पर चल करके वे हमारे गांधी जी के सत्य अहिंसा के भाव को ठीक प्रकार से समझ नहीं पाएंगे, तो स्वाधीनता की प्राप्ति में विलंब हो रहा था। इसलिए पूरी राजनीतिक उठापटक जो दिखलाई पड़ रही थी वह एक अलग प्रकार की थी। इस अर्थ में देखिए, जो देश भर में राजनीतिक आंदोलन चल रहे थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन था, वह भी असफल हो गया था और राजनीतिक रंगमंच पर जलियांवाला बाग कांड, साइमन कमीशन, भगत सिंह को फांसी, गांधी जी का नमक कानून, ये घटनाएं घट चुकी थी और लगातार इन घटनाओं का परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज़ी शासकों ने और दमनपूर्ण नीतियां भारतीयों पर लागू कर दी थी। गांधी जी के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण और गांधी जी की विचारधारा के कारण उग्र दल के नेताओं को यह लगने लगा था कि यदि गांधी जी की नीतियां इस प्रकार से चलती रहीं तो हमें स्वाधीनता की प्राप्ति में विलंब हो जाएगा। उन्हें लगा कि अंग्रेज़ों को मुंह तोड़ जवाब देना बहुत ज़रूरी है और गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन से हो सकता है वे लोग हमारे गांधी जी के उन विचारों को न समझ पाएं और हमें स्वाधीनता प्राप्ति में विलंब हो। इसलिए इस समय पूरे राष्ट्र में लोगों में एक निराशा का माहौल, एक कहेंगे कि एक प्रकार से जो थोड़ी सी नैराश्य का भाव, थोड़े से पराजित मनोवृत्ति का, थोड़े से उत्साह के कम होने की स्थिति का भाव इस काल में दिखलाई पड़ता है। और कवियों ने भी क्रमशः इन सारी चीज़ों को, इन सारी प्रवृत्तियों को देखते हुए अपनी कविताओं में परोक्ष रूप से प्रकृति के माध्यम से अपनी बात कही है। इसलिए इस छायावादी युग में ऐसा माना जाता है कि छाया के समान सूक्ष्मता और कोमलता इस काल की, छायावादी काल की प्रमुख प्रवृत्ति है। विद्यार्थियों, यह हमको जान लेना चाहिए कि इस समय जो हमारे गांधी, विवेकानंद, अरविंद दर्शन जैसे बड़े विचारक अपने स्तर पर कार्य कर रहे थे और उनके कार्य की परिणति कवियों और समाज सुधारकों में देखी जा सकती थी। इसलिए छायावादी काव्य का रामकृष्ण परमहंस, जिनके आध्यात्मिक विचार, विवेकानंद जी के विचार, टैगोर के अपने विचार, अरविंद दर्शन, पंत जी जैसे कवियों पर तो लगभग दिखलाई पड़ता है, तो इन सारे दर्शनों का प्रभाव भी इस काल के कवियों पर दिखलाई पड़ता है। तो विद्यार्थियों, यह कहा जा सकता है कि जो पृष्ठभूमि थी इस काल की, उस पृष्ठभूमि ने इस काल की हिंदी कविता को पूरी तरह से प्रभावित किया है। और जहाँ तक इस काल के नामकरण का प्रश्न है, उस पर आलोचकों के अपने विचार हैं और ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले मुकुटधर पांडे ने छायावादी विषय पर पहला आलेख लिखा और उन्होंने इसमें काव्य की अस्पष्टता का स्वरूप सामने रखा और उन्होंने कहा कि छाया के समान है। छाया जिसमें कि हम लोग स्पष्ट तो नहीं दिखलाई पड़ते, लेकिन कुछ अस्पष्टता का सा भाव छाया में दिखलाई पड़ता है। एक तरफ तो यह अर्थ था, दूसरे रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे बड़े आलोचकों ने यह कहा कि यह जो छायावाद है, यह छायावाद किंचित रूप से यद्यपि थोड़े से रहस्य को लेकर के, थोड़े से प्रतिबिंब को लेकर के, थोड़े से प्रतीकों को लेकर के और थोड़े से भाषागत चित्रों को लेकर इस वाद का जन्म, इस युग का जन्म हुआ है। इसलिए यह कहा जाता है कि आचार्य शुक्ल इस छायावाद में रहस्यवाद को खोजते हैं
और छायावाद के ही बड़े आलोचक आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। तो जयशंकर प्रसाद ने भी छायावाद को लेकर के 2 आलेख लिखे, मुकुटधर पांडे ने भी लिखे, और उसके बाद कई छायावादी काव्यों ने यथार्थवादी छायावाद के लेख लिखे। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि शब्द का अर्थ तो थोड़ा सा उलझा हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन इसका अर्थ यह स्पष्ट है कि जो छाया के समान सूक्ष्म दिखाई देने वाली प्रवृत्तियां हैं, वे कोमल प्रवृत्तियां इस युग की कविता में दिखलाई पड़ती है। और यह भी कहा गया है इस काल के लिए कि छायावाद में रोमांटिसिज्म का, पाश्चात्य जगत की रोमांटिसिज्म एज का, यानी स्वच्छंदवादी विचारधारा का प्रभाव भी दिखलाई पड़ता है। हमारे यहाँ जिस तरह से छायावाद के कवियों ने लेखन किया है, पाश्चात्य जगत के कवियों ने, जिनमें शैली, कीट्स, बायरन इत्यादि जो प्रेम और सौंदर्य को लेकर कविताएं लिख रहे थे, उनका प्रभाव भी इस काल पर दिखलाई पड़ता है। तो इस काल के लिए यह कहा जा सकता है कि इस काल में समग्र रूप से, क्योंकि इस काल को बहुत सारे कवियों ने स्वच्छंदता काल के नाम से भी कहा है, प्रेम की अभिव्यक्ति है, वैयक्तिकता की अभिव्यक्ति है, सुकुमारता की अभिव्यक्ति है, कोमलता की अभिव्यक्ति है। तो ये सारी अभिव्यक्तियाँ स्वच्छंदतावादी विचारधारा में भी दिखलाई पड़ती है। इसलिए स्वच्छंदतावादी विचारधारा, इसमें प्रेम की अभिव्यक्ति, प्रकृति का चित्र और इन सूक्ष्म प्रवृत्तियों के कारण इस काल को छायावादी नाम से जाना गया है। विद्यार्थियों, पृष्ठभूमि बताने का उद्देश्य यही था कि बहुत सारी चीज़ें छायावाद को लेकर कही गई हैं, तो अपने आप में यह अर्थ बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन बावजूद इसके प्रकृति में जो चीज़ें, प्रकृति के माध्यम से कवियों ने जो अपनी कविताओं में अभिव्यक्त किया है, उस अर्थ को खोजते हुए हमें यह लगता है कि इसकी सूक्ष्म और कोमल प्रवृत्तियों ही छायावाद की प्रमुख विशेषता के रूप में बच जाता है। आज विद्यार्थियों, छायावाद की यह पृष्ठभूमि ही आज इतना ही। कल हम इसकी प्रवृत्तियों पर विचार करेंगे। धन्यवाद।